जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूची के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला में है भारतीय संविधान। कहता है हमारे मूल संविधान में 8 अनुसूची थी। तो हमारे संविधान में कितने अनुसूची थी? तो हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन अभी है नहीं। किंतु वर्तमान में संख्या बढ़कर 12 हो गई है। यानी कहने का मतलब है कि हमारे संविधान जब बना था उस समय हमारे संविधान में 8 अनुसूची थी, लेकिन वर्तमान समय में अभी हमारे संविधान में 12 अनुसूची है। अगला है प्रथम अनुसूची। प्रथम अनुसूची में है, इसमें राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र की चर्चा है। तो भारतीय संविधान के जो प्रथम अनुसूची है उसमें भारत के राज्य और भारत के संघ राज्य क्षेत्र, यानी कि जो संघ राज्य क्षेत्र में केंद्र शासित प्रदेश और केंद्र सरकार, ये सब की चर्चा भारतीय संविधान की प्रथम अनुसूची में है। तो पूछा जाता है भारत के संघ और राज्य का उल्लेख किस संविधान के किस अनुसूची से है? तो भारतीय संविधान के प्रथम अनुसूची से है। दूसरा में है अनुसूची 2, दूसरी अनुसूची। दूसरी अनुसूची इसमें विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश सीएजी के वेतन भत्ते की चर्चा है। यानी कि भारतीय संविधान के जो दूसरी अनुसूची है उसमें राज्य के राष्ट्रपति, किसी भी देश के राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति, राज्यसभा उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और भारत के सीएजी, सभी का जो वेतन मिलता है प्रति माह और उसके साथ जो भत्ता मिलता है, वो सब की चर्चा भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में है। आशा करता हूँ आप लोग समझे होंगे। तो नोट में देखते हैं। नोट में है महान न्यायवादी के वेतन की चर्चा। तो भारत के जो महान न्यायवादी होता है उसके वेतन की चर्चा दूसरी अनुसूची में नहीं है। यानी कि जो भारत के महान न्यायवादी होता है, यानी सुप्रीम कोर्ट के जो जज होता है, उसकी चर्चा भारतीय संविधान के दूसरी अनुसूची में नहीं है। सबकी चर्चा दूसरी अनुसूची में है, लेकिन भारत के महान न्यायवादी की चर्चा दूसरी अनुसूची में नहीं है। दूसरी अनुसूची में नहीं है। नोट में दूसरा है उपराष्ट्रपति के वेतन राज्यसभा के सभापति के रूप में तय होता है, न कि राज्यसभा के सदस्य के रूप में। यानी कि जो उपराष्ट्रपति को जो वेतन मिलता है उसको राज्य के सभापति के तौर पर उसका वेतन का निर्धारण किया जाता है, न कि राज्यसभा के सदस्य होने की वजह से उसका वेतन तैयार किया जाता है। यानी कि उपराष्ट्रपति के वेतन किसी भी राज्य के जो सभापति है उसके अनुसार तैयार किया जाता है। अगला हम देखते हैं प्रमुख पद, यानी कुछ पद पे और उनके वेतन। यानी कि जो पद पे है वो और उनके वेतन।
पहला में है राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का प्रति माह वेतन 5 लाख रुपया होता है, यानी कि प्रत्येक महीना राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, तो 5 लाख रुपया। अगला है उपराष्ट्रपति। तो भारत में उपराष्ट्रपति का वेतन प्रति माह 4 लाख रुपये होते हैं, यानी कि भारत के जो राष्ट्रपति होता है उनको 5 लाख और उपराष्ट्रपति को 4 लाख प्रत्येक महीना वेतन दिया जाता है। अगला है लोकसभा अध्यक्ष। तो लोकसभा अध्यक्ष के प्रति माह वेतन 4 लाख होता है, यानी कि जो केंद्र में लोकसभा होता है उसके अध्यक्ष, उसके स्पीकर, उसका जो अध्यक्षता करता है, लोकसभा के जो अध्यक्ष यानी कि जो हेड होता है उनका वेतन प्रति माह 4 लाख रुपया होता है। उसके बाद है राज्यपाल, लोकसभा के उपाध्यक्ष और उपसभापति, यानी कि किसी भी राज्य के राज्यपाल और लोकसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष का 4 लाख, लेकिन उपाध्यक्ष और उपसभापति का वेतन प्रति माह 3.5 लाख रुपये होता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन कितना होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष का वेतन प्रति माह 4 लाख होता है, लेकिन लोकसभा के उपाध्यक्ष और उपसभापति का वेतन प्रत्येक माह 3.5 लाख रुपया होता है। उसके बाद है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, जो मुख्य जज होता है, उनका वेतन प्रति माह 2,80,000 होता है, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो जज होता है, मेन जज, उनका वेतन प्रत्येक महीना 2,80,000 रुपया अर्थात 2.8 लाख रुपया, यानी कि 2,80,000 रुपया होता है। उसके बाद है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, सीएजी, यूपीएससी के अध्यक्ष और आरबीआई के गवर्नर का वेतन, इन सभी का वेतन प्रत्येक माह 2.5 लाख रुपया होता है। कहने का अर्थ, जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, यानी कि सुप्रीम कोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश होता है, जो मेन जज होता है, उनका वेतन प्रत्येक माह 2.8 लाख रुपया मिलता है, लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में जो अन्य न्यायाधीश होता है, जो मुख्य न्यायाधीश को छोड़कर उनके आसपास के जो अन्य न्यायाधीश होता है, उनका वेतन प्रत्येक माह 2.5 लाख रुपया होता है। और वही हाई कोर्ट के जो मुख्य जज होता है, मेन जज होता है, मुख्य न्यायाधीश होता है, उनका वेतन प्रत्येक माह 2,50,000 अर्थात 2.5 लाख होता है। यूपीएससी का अध्यक्ष का पूछेगा, उसका भी 2.5 लाख, सीएजी कंट्रोलर जज का भी 2.5 लाख, और जो आरबीआई का गवर्नर होता है उसका भी वेतन 2.5 लाख ही होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, आरबीआई के गवर्नर का वेतन प्रत्येक माह कितना होता है, तो बता दीजिएगा 2.5 लाख रुपया होता है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, 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 यानी कि जो मुख्य जज होता है, जो हाई कोर्ट के मुख्य जज, मेन जज होता है, उनका वेतन 2.5 लाख होता है, लेकिन जो मुख्य के छोड़कर जो अन्य न्यायाधीश होता है हाई कोर्ट में, उनका वेतन 2,25,000 रुपया प्रति माह होता है, यानी कि जो अन्य न्यायाधीश होते हैं उनको प्रत्येक माह 2,25,000 मिलता है।
और के जो अन्य सदस्य होते हैं उनको 2.5 लाख प्रत्येक महीने, 2,25,000 रुपया प्रति माह दिया जाता है। और जो यूपीएससी के अध्यक्ष मेन होता है उनको 2.5 लाख दिया जाता है प्रत्येक महीना, और जो यूपीएससी के अन्य जो सदस्य होते हैं उनको 2,25,000 प्रत्येक महीना दिया जाता है। उसके बाद कहता है कैबिनेट मिशन। कैबिनेट के मुख्य सचिव, जो कैबिनेट में मुख्य सचिव होता है उनका, उसका मंत्रालय के जो सचिव होता है उनका, चुनाव आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं उनका, उसके बाद आरबीआई के डिप्टी गवर्नर, गवर्नर का तो 2.5 लाख होता है, लेकिन जो डिप्टी गवर्नर होता है उसका 2,25,000 रुपया प्रत्येक महीना दिया जाता है। उसके बाद है भारतीय संविधान का तीसरी अनुसूची। तो भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में, भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची, इसमें विभिन्न प्रकार के संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्तियों द्वारा ली जाने वाली शपथ एवं प्रतिज्ञा की चर्चा है। यानी कि जो भारत में जितना भी जो मंत्री होते हैं या कोई भी यूपीएससी हो गया, आरबीआई हो गया, किसी भी का जो गवर्नर बनते हैं उनका जो शपथ लेता है, या जो मुख्यमंत्री होते हैं वो शपथ लेते हैं, प्रधानमंत्री जो शपथ लेते हैं, इस सभी बात की चर्चा भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री भारतीय संविधान के किस अनुसूची के तहत शपथ लेते हैं? तो इसका जवाब होगा भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची के तहत। आगे देखते हैं। उसके बाद है तीसरी अनुसूची से संबंधित कुछ पदाधिकारी। पहला में है, एक में संघ के मंत्री। तो संघ के मंत्री का उल्लेख तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद संसद के निर्वाचन के लिए प्रत्याशी, इसका भी उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद संसद के सदस्य का उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद है उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, उनका भी उल्लेख भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद कहता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इनका भी उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। राज्य के मंत्री का उल्लेख भी संविधान के तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के निर्वाचन हेतु प्रत्याशी, जो राज्य में विधानमंडल होता है उसमें जो प्रत्याशी निर्वाचन होता है उनका भी उल्लेख है। उसके बाद है राज्य विधानमंडल, राज्य विधानमंडल के सदस्य का उल्लेख भी भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, जो हाई कोर्ट के जज होते हैं, उनका भी उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में है। उसके बाद है नोट में कहता है, नोट में देखते हैं, इसमें यानी कि जो भारतीय संविधान की तीसरी अनुसूची है उसमें, इसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति तथा राज्यपाल की शपथ की चर्चा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हम ये जो 9 पॉइंट है उसमें हम भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल की शपथ की चर्चा के बात हम अभी नहीं बोले हैं, आप लोग को नहीं बताए हैं, क्योंकि उनका उल्लेख जो भारत के राष्ट्रपति है, भारत के उपराष्ट्रपति है और भारत के जो प्रत्येक राज्य में राज्यपाल होता है, उनका उल्लेख भारतीय संविधान के तीसरी अनुसूची में नहीं है। उनका उल्लेख है, उनका उल्लेख क्रमशः अनुच्छेद 60, 69 और 159 में है। तो आप लोग कहिएगा इसमें से कौन किसका है? तो बता दें कि भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 60 के तहत भारत के राष्ट्रपति शपथ लेते हैं।
भारत के उस उपराष्ट्रपति किसके तहत शपथ लेते हैं? तो भारत के उपराष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 69 के तहत शपथ लेते हैं, यानी कि 69 के तहत। उसके बाद भारत के प्रत्येक राज्य में जो राज्यपाल होता है उनका शपथ भारतीय संविधान के अनुच्छेद 159 के तहत शपथ लिया जाता है, अर्थात दिया जाता है। आगे देखते हैं। उसके बाद है भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची। तो भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची इसमें राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेश जैसे में दिल्ली एवं पांडिचेरी के लिए राज्यसभा के सीटों की चर्चा है। तो जो केंद्र शासित प्रदेश होता है उसमें जो राज्यसभा के सीट है उसका उल्लेख भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में है। जैसे में दिल्ली है, तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद पौंडीचेरी है, पौंडीचेरी भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। उसके बाद जो चंडीगढ़ है, इसमें नहीं दिया है लेकिन जो चंडीगढ़ है वो भी एक केंद्र शासित प्रदेश है। उस सब में जो राज्यसभा के सीट होता है इनका उल्लेख भारतीय संविधान के चौथी अनुसूची में दी गई है। उसके बाद है भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची इसमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के प्रशासन से के संबंध की चर्चा है। यानी कि भारतीय संविधान में अनुसूचित जाति यानी कि SC और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, इनका जो चर्चा है, SC और ST की जो प्रशासन की चर्चा है, इनका उल्लेख भारतीय संविधान के 5वीं अनुसूची में है। उसके बाद है भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची, इस अनुसूची में पूर्वोत्तर भारत के 4 राज्य, पूर्वोत्तर भारत के कितने राज्य? तो 4 राज्य, जैसे में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के अनुसूचित क्षेत्र एवं प्रशासन की चर्चा है। तो जो भारत के जो पूर्वी राज्य है जिसमें असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इस सब में जो प्रशासन की चर्चा है इनका उल्लेख भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची में है। क्योंकि भारतीय संविधान के 6ठी अनुसूची के तहत इन राज्यों को असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, इनको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है क्योंकि इन सब में क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र ज़्यादा होने के कारण। तो थैंक यू दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करें और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए कमेंट करें। जय हिंद।